हेलो एंड वेलकम टू माय थावर। इस वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 30/4/2023 को, उसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे उस सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो इसलिए जो बिहार एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम है मे बी उसमें इस तरह के एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था तो इसमें क्वेश्चन एक दो है जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेटिव टाइप का है। बाकी और अगर इस मामले में देखा जाए तो ये बिहार का है तो बिहार में भी पूछ सकता है। तो इसीलिए हम इसमें आए हुए लगभग 15 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और देखेंगे। तो इसमें जो ये जो उसका पहला क्वेश्चन नंबर था उसका क्वेश्चन नंबर 11 था। ये क्वेश्चन का ही हम स्क्रीनशॉट लेकर पीपीटी बना लिए हैं। तो ये उस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 था और हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है। तो इसको हम देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो x का स्थान पर छोटा पूर्णांक होगा। तो हमको पता है कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमेशा लास्ट का 3 डिजिट हम देखते हैं। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा होगा तो मेरा कर्सर थोड़ा अथी वगैरह, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरा 8 से डिवाइड होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 504। और इस तरह के क्वेश्चन, ये 5 लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा ऑप्शन पुटिंग से करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक्स के जगह पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा तो हम बारी बारी से रख के चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो ये 2 डिजिट है और एक्स के जगह पे कोई एक ही डिजिट आएगा ना, एक्स के जगह पे कोई एक ही डिजिट आएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन गया। तो हम यहाँ से सबसे छोटा 0 है तो 0 रख कर देखेंगे। तो 504। अब इसको देखते हैं भाग लगा कर कितना 8 से, तो ये कटता है कि नहीं। 8 पचे 40, 8 छक्का 48 और बच गया 2 4 तो 24, 8 या 24, ये कट गया ना, यानी ये मेरा हो जाएगा। और ये सबसे छोटा भी है तो इस हिसाब से तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। किसी संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है, उसको हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या x है, तो भागफल यानी कि क्वोशेंट और रिमाइंडर, तो भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, यानी कि q प्लस r इक्वल टू कितना हो गया 8। ये दोनों का योगफल 8 दिया हुआ है तथा शेष तथा इनके वर्गों का योग 34 है, यानी वर्गों का योग मतलब क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 34। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम वैल्यू पुट पे चलेंगे। क्यों वैल्यू पुट पे चलेंगे, सबसे पहले देखो क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर का मतलब ही होता है जिस पे जितना पावर होता है। जैसे मान लिया क्यू पे पावर 2 है तो इसका मतलब है कि क्यू का 2 वैल्यू पॉसिबल है। आर के पावर 2 है तो यानी कि इसका आर का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, यही होता है। तो इसीलिए हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा, इसीलिए हम सीधे ऑप्शन पुटिंग से चलते हैं। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहाँ से हम क्यू का वैल्यू ले लेंगे तो 8 माइनस आर हो जाएगा और क्यू के जब पुट कर देंगे तो बन जाएगा। हालांकि इससे भी बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो देखो किसी एक को स्क्वायर करेंगे तो 34 से ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे दोनों का जोड़ 8 दे दिया है, यानी कि अगर हम 6 तक लें, जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए अगर एक अंक 8 रहता है, एक 0 रहता है, तो 8 का स्क्वायर कर देते तो 88 64 होता। तो इसीलिए हम कितने 8 से कम एक 7 लेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। 6 लेंगे तो 6 का 36, अभी भी इससे ज़्यादा है क्योंकि एक ही के स्क्वायर करने पे वो आ रहा है। अब 6 से नीचे क्या होगा 5 होगा, तो 5 25, यानी कि एक हम अगर 5 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 3 होगा। अगर किसी एक को हम 5 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 5 25 और 3 3 9, यानी कि 25 9 34 होगा ना। अगर अगर मान लीजिए इसको हम 5 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, 25 9 34, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया ना। अब देखो अब ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पे ये आर का भी वैल्यू
5 हो सकता है या क्यू, दो में से किसी का भी हो सकता है। यानी कि इसमें ये 3 हो सकता है या तो ये 5 भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। क्यों वैल्यू पॉसिबल है? क्योंकि दोनों में सेम ही है। देखो अगर हम क्यू की जगह पे आर भी रख दे तो अब भी सेम ही आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 5 या 5 3। अब उसके हिसाब से हम देख लेते हैं क्या दे रहा है। संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग कितना, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो संख्या क्या है, संख्या एक्स होगा ना, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्यू प्लस आर होगा ना। अब इसमें हम रख देते हैं, सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, तो मेरा जो नंबर होगा वो यही होगा ना, 4 इंटू क्यू प्लस आर, डिविजिलिटी रूल। तो यहाँ पे देख, अगर हम यहाँ पे क्यू और आर, तो अगर हम क्यू का वैल्यू 5 रखें तो 5 चौ 20 प्लस आर का वैल्यू 3, यानी कि कितना आ गया 3। अगर नंबर ऑप्शन में कोई 23 है तो हाँ 23 है, तो ये हो जाएगा। और भी नंबर पॉसिबल हो सकता है, जैसे एन बराबर क्या हो सकता है, 4 इंटू 3 प्लस 5 यानी 4 तिया 12 प्लस 5 यानी कि 17। तो 17 भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 17 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अगर ऑप्शन में 17 रहता तो वो भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में 23 दिया तो हम 23 लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 23। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 3 अंकों की संख्या 2a3 में को 3 2 6 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, तो जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5 इसमें क्या दिया है कि 2a3 में क्या जोड़ रहे हैं, 3 2 6, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मेरा वैल्यू आ रहा है 5b और 9। अब देखो ये किस तरह आ रहा है, देखो ये दोनों का सम तो डायरेक्ट आ रहा है, इसमें कोई उसको जो पैंचा बोलते हैं वो तो कुछ नहीं बा रहा, और ये दोनों का भी सम, यानी कि ये जो है ना, ये ना इधर से कुछ इधर आ रहा है ना इधर से इधर कुछ जा रहा है, यानी कि a प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर अधिक देखें तो a प्लस 2 इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है कि ये जो है 9 से भी पूर्णता विभक्त होती है, तो ये जो है ये कितना क्या हो रहा है, 9 से पूर्णता विभक्त हो रहा है। तो 9 से विभक्त होने का अति क्या होता है, कंडीशन क्या होता है कि अगर हम डिजिट को सम करें, यानी कि अगर हम डिजिट को सम करें तो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको सम करेंगे तो 9 5 14 प्लस b, ये क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 9 18 27, इस तरह से। तो ये 14 तो पहले ही है, तो 9 तो होगा नहीं, 9 से ज़्यादा तो ये खुद है, यानी कि 18 हो सकता है। तो अगर हम 14 में क्या जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा ना। तो एक तो b का वैल्यू 4 आ गया, और अगर हमको 27 लाना हो तो क्या 13 जोड़ना पड़ेगा, 13 तो डबल डिजिट अंक हो जाएगा ना, तो डबल डिजिट तो लेंगे नहीं, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो 4 होगा। यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, b का वैल्यू आ गया 4। तो a का वैल्यू a प्लस 2 इक्वल टू b है, तो b का वैल्यू मेरे पास आ गया 4, b का वैल्यू मेरे पास आ गया 4। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ये उस तरफ जाएगा तो 2, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि a का वैल्यू मेरे पास आ गया 2। अब यहाँ से b का वैल्यू भी मेरे पास आ गया, a का वैल्यू भी मेरे पास आ गया। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या दिखा हुआ है, 5a माइनस 2b, तो 5 इंटू a का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू 4, 5 दूना 10 माइनस 8 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा b 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गर्त एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार स्टेडियम है, उसमें एक कोई पॉइंट है ए, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है ए बी और सी, यहाँ पे पॉइंट है कोई ए, स्मॉल ए लेते हैं क्योंकि कैपिटल ए दिया हुआ है। वो वे एक चक्कर क्रमशः 24 36 और 30, ये कितना लगाता है 24, ये कितना लगाता है ये 36, और ये कितना लगाता है 30, इतना सेकंड का टाइम लगाता है, ये सब सेकंड में है। कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखो पुनः मिलने का मतलब क्या होता है कि जैसे
ये यहाँ पे पहुंचा और ये यहाँ पे पहुंचा और ये एक राउंड लगाएगा ना इस तरह से, तो तीनों मिलके एक ही साथ यहाँ पे फिर से होना चाहिए। तो फिर से होने के लिए क्या हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि एल का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब है ना इसका कितना मल्टीपल होगा जो तीनों का सेम आ जाएगा, मतलब कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो तीनों का सेम आ जाएगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें हम कुछ गुना कर दें, 24 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 24, 48, इस तरह से। तो एलसीएम का मतलब वही होता है कि लिस्ट जो सबसे छोटा होगा और जो तीनों का मल्टीपल हो, यानी कि तीनों से उससे भाग लग सके। क्यों लेंगे अब ये समझते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए मेरे पास 24 है, तो ये तो मल्टीपल के फॉर्म है ना। मान एक राउंड में लगाने में इसको 24 सेकंड लगेगा, सेकंड दूसरा राउंड लगाने में इसको 48 सेकंड लगेगा। ये हमेशा इसके मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा ना। तीसरा राउंड यहाँ पे पहुँचने के लिए इसको तो हमेशा इसके मल्टीपल में ही लगेगा। एक बार पहुँचने में 24 सेकंड लगेगा, दूसरा बार 48, तीसरा बार इसी को 54, 72, सॉरी तीसरा बार में 72 सेकंड लगेगा। उसी तरह से इसका भी 36 का मल्टीपल्स होगा, एक बार में 36, दो बार में 72। उसी तरह से इसका भी एक बार में 30, दो बार में 60, इस तरह से मल्टीपल। इसीलिए जब भी यहाँ पे कोई कॉमन हो जाएगा, मतलब जो तीनों से मल्टीपल हो, तब एक ही समय पे पहुंचेगा तीनों। इसीलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो अंतिम में जीरो है, यानी कि इसके जीरो आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम इसको 5 बार में पढ़ेंगे तो 180 आएगा। 180 के अंदर में जीरो, इससे 180 तो कट जाएगा 6 बार में, इससे भी कट जाएगा, पर इससे 180 नहीं कटेगा। तो हम फिर 10 बार में लगेंगे, क्योंकि जीरो अंतिम में लाना है। तो 5 बार में 6 बजे 30 होगा और 10 बार में सीधे, क्योंकि 6 के बीच में कोई जीरो नहीं आएगा, इसलिए 10 यानी कि 360। अब देखो 360 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 360। और ये किस चीज में आएगा? सेकंड में आएगा ना। तो इसको अगर हम मिनट में बदलें तो 6 मिनट होगा, 1 मिनट का 60 सेकंड, तो 360 का 6 मिनट, तो 6 मिनट बाद मिलेगा। अब ये है 20 मीटर लंबे एक तार को इस प्रकार दो भाग में विभक्त किया जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। तो लंबाई टुकड़े कितनी है? देखो इसमें क्या कह रहा है कि 20 मीटर तार है, ठीक। इसको दो बराबर भाग में बांटा जाता है। समझ करो कोई ए, मतलब दो भाग में बांट रहे हैं, एक ए है और एक बी है। तो क्या कर रहा है? एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, यानी कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। दूसरे भाग ये हो जाए उसका 2/3 गुना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर हम रेशियो निकालें तो A/B क्या हो जाएगा? 2/3 होगा। तो यानी कि एक और बी का रेशियो निकल गया 2:3। अब 20 मीटर लंबा दिया हुआ है, ठीक, 20 मीटर लंबा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 4 20, यानी कि 4 आया। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट लंबाई निकालें तो 4 4 से मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो लंबा टुकड़ा कौन सा होगा? ये तो निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि लंबा टुकड़ा कौन सा हो जाएगा? 12 वाला। ये आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक बच्चे में 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? अब देखो क्या है, इसमें से 450 बच्चा थे, ठीक, लेकिन उस दिन कितना? 150 बच्चा एब्सेंट रहा, 150 बच्चे अनुपस्थित रहे। तो कितना बच्चा आएगा? 300 बच्चा आएगा। अब बोल रहा है कि अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ इसको मिलेगा। पहले मान लीजिए, पहले अगर मान लीजिए 450 रहता तो इसका तो कुछ हिस्सा बना हुआ रहता, इसका भी, मतलब जो अगर 450 सारा बच्चे प्रेजेंट रहते तो मान लीजिए कुछ मिठाई मिलता है, ठीक। लेकिन ये एब्सेंट हो गया तो इन लोग को 3 मिठाई ज़्यादा मिला। तो ये ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि ये एब्सेंट था, ठीक। अब इन लोग को ज़्यादा कितना मिला? 3 मिठाई ज़्यादा मिला। यानी कि ये जो अगर मान लीजिए 150 बच्चा को जितना, मतलब समान अगर सारे आने पे जितना इन लोग को मिलना चाहिए था उतना अगर मिलता, उसी वहीं अगर ये नहीं आया तो उसके बदले में इन लोगों को मिला। यानी कि अगर मान लिया 300 स्टूडेंट है, ठीक, और 3 मिठाई अतिरिक्त मिला, यानी कि इन लोग के जो
मतलब एग्जैक्ट मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा कितना 900 मिठाई रहेगा, 900 मिठाई रहेगा, जैसे मतलब जितना इन लोग को पहले मिलना था उससे 900 मिठाई ज़्यादा रहेगा, तब नहीं इन लोग के 300 मिलेगा। और ये 900 आया कैसे, इन लोग के एब्सेंट होने की वजह से, क्योंकि ये इन्हीं लोग के हिस्से का मिठाई है। यानी कि 900 मिठाई है और 150 बच्चों में बांटना है, तो 900 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा। ये 0 0, ये 5 लिखा हुआ है, 15 छक्का 90, यानी एक बच्चे पे कितना मिठाई पड़ रहा था, 6। और ये क्या, जब स्टार्टिंग में अगर सारे बच्चे आते तब 6 मिठाई पड़ता। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितने मिठाइयाँ मिली, तो 6 तो पहले से मिल रहा था और इन लोग को 3 एक्स्ट्रा मिला, तो 9 मिठाई मिला ना प्रत्येक बच्चे को। 6 तो पहले से मिल रहा था, क्योंकि ये इसको इनको कब मिलता, जब ये पहले से सारे आते तब, और ये लोग आए नहीं तो इन्हीं के बदले इनको मिल गया था, इसीलिए 9 मिठाई। अब है 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि 1 के भाग का 2/5। सबसे पहले तो देखो ए बी सी में, यानी कि ए बी सी बराबर कितना है 600, ये तो दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन से, क्या कह रहा है कि ए के भाग का 2/5 से 40 अधिक बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक और सी के भाग का 9/17 से 10 अधिक, सभी बराबर हैं, सभी बराबर है, ठीक। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना होगा, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ए क्या होना चाहिए, ए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो अगर हम ऑप्शन से चलें तो ये सारा जो नंबर है, ये सारा 5 का मल्टीपल है, यहाँ से अति हो नहीं रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मतलब लक अगर आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे बी क्या है, बी है 7 का मल्टीपल, ठीक। और सी क्या है, सी है 17 का मल्टीपल। तो अगर हम सी लेना चाहें तो हम यहाँ से अगर 17 का मल्टीपल लेना चाहें तो 170 ले सकते हैं। तो अगर हम सी का वैल्यू 170 ले लें, मतलब ये बस लक पे है, मतलब एग्जैक्ट ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बस ऐसे ही समझा रहे हैं। अगर हम सी का वैल्यू 17 का मल्टीपल कुछ ले लें तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, या ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम सी एग्जैक्ट ले लें तो 170 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 170 और 9, तो ये हो जाएगा 170 से 10 कटेगा तो हो जाएगा 10, 170 और 17 कटेगा तो 10, 10 नंबर 90 प्लस 100, यानी ये हो जाएगा 100, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 60, और ये 60 पचे 300 और ये बटा 2 तो 150, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर सी का वैल्यू हम ऐसे ही सपोज किए हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा 150, और 150 एग्जैक्ट ऑप्शन में है। तो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 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 ए का वैल्यू 150 है तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 170, ये 20 इस तरफ आएगा, सॉरी 20 इस तरफ आएगा तो घटाएगा 130 हो जाएगा, और एक सॉरी नहीं एक ए का वैल्यू कितना आ गया 100, 150, तो 150 पचे यानी 30, 30 दूना 60, 40, 100, यानी कि अगर अगर हम इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू निकालें तो ये 100 हो जाएगा। तो अगर हम इससे निकालना चाहें तो ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 80, और 80 गुना 7 बटा 2, तो 80 बटा 2 यानी 40, और 40 सते 280। अब अगर हम तीनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है 600, 0 0 0, 8 5 13 7 20 2 2 4 6, हाँ, यानी कि ये ऑप्शन मेरा क्या हो तुक्के से सही हो रहा है। हालांकि इतना भी तुक्का नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ से नंबर देख करके हम लोग गेस किए थे, बट ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट हो जाएगा सॉल्व, थोड़ा कैलकुलेटिव और थोड़ा लेंदी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के मान लेते हैं हम।
हालांकि ए के फॉर्म में भी बदल कर हम कर सकते हैं, जैसे ए बराबर बी लेकर के इसको हम ए के फॉर्म में बदल लेंगे, बी को, और यहाँ से सी को भी ए के फॉर्म में बदल लेंगे, तो वहाँ से भी बन सकता है। लेकिन हम यहाँ से चलेंगे बनाने के लिए, तो इसके लिए हम बार बार के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो के सब का वैल्यू ए बी और सी का वैल्यू के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो एक हेलो, हाँ, तो ए के भाव में निकाल लेंगे, तो ए गुना 2/5 प्लस 40 इक्वल टू के। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइन ए इक्वल टू हो जाएगा के -40 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, के -40 ये उस तरफ जाएगा इंटू, सॉरी मिस्टेक, ये उस ऊपर जाएगा तो 5/2 होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, 5/2 होगा। उसी तरह से अगर हम b निकालना चाहें तो b गुना 2/7 प्लस 20 इक्वल टू के। तो हम यहाँ से b इक्वल टू के -20 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। उसी तरह से अगर हम c निकालना चाहें तो c गुना 9 डिवाइड बाई 17 प्लस 10 इक्वल टू के। तो हो जाएगा c गुना 9 डिवाइड बाई 17 c इक्वल टू हो जाएगा k -10 इंटू 70 बाई 9। अब क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। देख, चूंकि हमें पता है कि ए बी और सी बराबर 600 है, तो हम ए बी और सी तीनों को हम एक फॉर्म में लिख लिए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 600। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, के -40 5/2 प्लस बी का वैल्यू है के -20 7/2 प्लस सी नहीं के होगा, के -10 17/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18, इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 पहले से है, 9 तो 9 5 45 के -40 और प्लस ये हो जाएगा 9 तो 9 7 63 के -20 और ये 9 दूना तो 17 दूना 34 के -10 इक्वल टू 600। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 45 के और 63 के और 34 के, यानी कि 5 3 8 2 8 4 सॉरी 5 3 8 4 12 के 2 भाग में 1 और 4 6 4 10 और 10 3 13 13 1 14 142 के हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 45 दूना 90 180 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 63 दूना 3 दूना 6 6 दूना 12 126 और ये हो जाएगा 340, सॉरी ये माइनस में होगा, इक्वल टू 600 गुने 18, ये इस तरफ जाएगा तो 18 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा 142 के इक्वल टू, ये सारा जो इधर निगेटिव में है ये उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हम इसी तरफ ऐड कर देते हैं। तो 0 0 0 0 6 4 10 तो 0 बाकी में 1 8 1 9 9 2 11 11 3 14 बाकी में 1 1 1 2 और 2 1 3 प्लस, और ये हो जाएगा क्या 60 8 6 48 और बाकी हाथ में 4 6 4 10 6 6 8 होता है, और ये हो जाएगा 1 0।
तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सबको ऐड करेंगे तो 0 8 8 0 4 4 और डिवाइड बाय 1 2 1 4 2। अब ये हो जाएगा 4। यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया था, सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और आएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 8 4 12 3 1 4 1। तो ये कटेगा, सॉरी, तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया था तो यहाँ पे यहाँ 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 8 4 12 के 2 भागे तो 1 और ये 3 3 1 4 और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 4 2। तो ये कटेगा, यानी कि 100, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 100। जब k का वैल्यू 100 आ गया तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a गुना 2/5 प्लस 40 इक्वल टू 100। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 100 माइनस 40 इंटू 5/2, ये 5 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30 30 बचे 150। ये इस तरह से सॉल्व होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा लेंदी भी है, बट हाँ सॉल्व इसी तरह से होगा। अगर तुक्का आपका 170 वाला अगर लग जाता है, क्योंकि उसको अति करते वक्त ये सोचना है ना कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नंबर है, जैसे इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नंबर क्या है, ये 7 है और ये एक 17 है। तो ये दोनों से हम अगर उस तरह का अगर लक काउंट कर रहा है तो बन जाएगा, बाकी फिर इसी तरह से सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला जिसके पास 3600 रुपये खर्च करने के लिए थे। रोहित के पास 3600 रुपया लेकर कहीं घूमने के लिए निकला, ठीक। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा दे, मान लेते हैं उसका यात्रा की अवधि पहले से x था और 4 दिन अगर बढ़ाएगा तो x + 4 हो जाएगा। 4 दिन बढ़ा दे तो अपने खर्च को 30 रुपया प्रतिदिन कम करना होगा। तो मान लीजिए पहले x था तो 22 रुपया खर्च कर रहा था, तो अब कितना खर्च करेगा, 4 दिन बढ़ाने पे 22 माइनस 30 रुपया कम करेगा खर्च। तो वह कितने दिन की यात्रा पर निकला, तो बोल रहा है कि वह कितने दिन, यानी कि ये क्या था, नंबर ऑफ डेज था, ये स्पेंट मनी था। तो यानी x का वैल्यू निकालने का। अगर हम ऑप्शन से चलें तो सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, यानी कि अगर हम मान लें मेरे पास 3600 रुपया था और हम एक दिन में, मान ले जाए अगर हम मेरे पास 3600 रुपया था और हम मान ले जाए कोई दिन रहे, मान ले एक दिन रहे, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन का स्पेंड, 1 डे स्पेंड। तो अगर हम मतलब एक्स क्या होगा, एक्स वो संख्या हो सकता है जो एक्स को पूर्णतः काटे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूरा आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा। और पॉइंट में नहीं आने का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं होगा, पॉइंट में आने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम ऐसा एक चांस ले सकते हैं कि सही होता है कि नहीं। अब ये एग्जैक्ट नहीं होगा कि वो सही होगा, लेकिन एक्स क्या होगा, एक्स वो संख्या होगा जिससे 3600 पूरा कटे। तो अगर हम ऑप्शन देखने जाए भी तो 21 से 3600 तो नहीं कटेगा, 21 या 63 एकदम नहीं, 18 दूना 36 इससे कट जाएगा, और ये 19 से भी नहीं कटेगा, और ये 20 से कट जाएगा, यानी कि ये दोनों से कट जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन में क्या कह रहा है ना कि वो x + 4 दिन, यानी कि अब क्या कह रहा है कि x 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाने पे भी, तो जैसे 3600 से पूरा कट रहा, तो इसी तरह से x + 4 से भी पूरा कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो सही बात है।
तो अब 18 ये दोनों हुआ था, इसमें अगर 4 दोनों तो 18 4 22, और 22 से क्या 36 कट रहा है, तो 22 से 36 तो नहीं कट रहा है, नहीं 22 से 36 नहीं कट, 22, और ये आ गया 24, इसमें 4 जोड़ेंगे 20, 4 दिन बढ़ने के बाद 24 होगा, तो 24 से 36 कट रहा है क्या, 24 12 36, हाँ ये कट रहा है 15 बार में, तो यानी कि ये हो गया मेरा आंसर, क्या हो गया 24 मेरा आंसर, 20 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि वह पहले कितने दिन की यात्रा पर निकला था, 20 दिन के लिए यात्रा पर निकला था। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे इक्वेशन के थ्रू, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो अभी हम समझा बताते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन के थ्रू करना चाहे तो हम कर सकते हैं। पहला देखो, पहला इक्वेशन क्या होगा कि ये दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, मेरा 3600 रुपया आना चाहिए। क्या अगर वो x दिन गया और ये 22 दिन गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3600। सबसे पहले तो हम स्पेंड देखते हैं, तो x इंटू बाई 3600 रुपया होगा ना, कि ये डेली का स्पेंड है, ये डेली का स्पेंड है, ये डेली स्पेंड है, और ये कितना दिन है, तो ये 3600 के इक्वल आएगा। तो ये दोनों ही तो इक्वल ही होगा ना, यानी x प्लस 4 इंटू बाई माइनस 30, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बाई कट जाएगा, तो यानी x 30 अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे, ये दोनों तो इक्वल ही होगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो एक्स बाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स बाई प्लस 4 बाई माइनस 30x और माइनस 120, एक्स बाई ख़त्म, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 इंटू बाई, यानी अगर इसको हम इधर ले आए तो 30x इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो बाई माइनस 30। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। और अगर हम सेकंड इक्वेशन निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं कि मेरा ये और ये, यानी कि अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए 3600 होना चाहिए। तो हो जाएगा ये, एक सेकंड इक्वेशन निकाल रहे हैं 3600 इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू बाई माइनस 30। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 30 से 30 कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा ये ख़त्म, ये 12 और ये 12 चौ 48, और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई सॉरी ये एक्स प्लस बाई नहीं है, ये एक्स प्लस 4 है, तो ये एक्स प्लस 4 होगा इक्वल टू 12 चौ 48, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी यहाँ पे एक जीरो और आएगा ना, तो ये हो जाएगा एक जीरो और, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस 480, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 24 दूना 48, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से इक्वेशन बनाकर। अब एक क्वेश्चन है कि किसी दफ्तर में काम करने वाले के 1/3 भाग स्त्री है, आधी स्त्री विवाहित है, विवाहित स्त्री 1/3 बच्चे वाली है,
यदि पुरुषों की संख्या 3/4 विवाहित हो तो विवाहित पुरुषों के 2/3 बच्चे हों तो काम करने वाले अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से ट्री टाइप का बनेगा। ये ट्री मेथड से हम इसको बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई ऑफिस है, ठीक, यहाँ से क्या करें, किसी दफ्तर में काम करने वाले 1/3 भाग स्त्री है। अगर ये फीमेल है, फीमेल कितना है 1/3, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मेल हो जाएगा 2/3। अब कह रहा है कि आधी स्त्री विवाहित है। देखो ये तो स्त्री हो गया, अब इसका आधा, यानी कि ये स्त्री है और इसका आधा 1/2 होता है। विवाहित है तो ये मैरिड हो गया, तो अनमैरिड कितना हो जाएगा, अनमैरिड हो जाएगा, अनमैरिड भी 1/2 होगा ना। देखो मैरिड 1/2 तो बटेगा तो आधा आधा, तो 1/2 ये भी हो गया अनमैरिड। फिर कह रहा है कि विवाहित स्त्रियों के 1/3 बच्चे वाली है। विवाहित स्त्रियां भी दो भाग में बैठ रहा है, एक हो रहा है विथ चाइल्ड, एक हो रहा है विदाउट चाइल्ड। तो ये कह रहा है क्या, विवाहित स्त्रियों के 1/3 भाग बच्चे वाली है, यानी कि विवाहित स्त्री कितना है 1/6, तो इसका 1/3 भाग क्या है बच्चे वाले, तो 1/3, तो बचा कितना 2/3, तो 2/3 क्या हो जाएगा बिना बच्चे वाली। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 विवाहित है, पुरुष की संख्या ये है और इसका 3/4, तो ये 2/3 पहले से, और इसका 3/4, 3/4 क्या हो जाएगा, ये विवाहित है। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भी जाता है तो बिना विवाहित वाला क्या हो जाएगा, 2/3 तो है, तो 3/4 विवाहित है तो 1/4 बचा, तो 1/4 क्या हो जाएगा जिसका शादी नहीं हुआ यानी अनमैरिड। अब कह रहा है विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग पुरुष बच्चे वाले हैं, तो विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग बच्चे वाले हैं, यानी कि चाइल्ड वाला 2/3। अगर हम इसको काट लें यहाँ पे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये यानी कि इसका कितना बच रहा है 1/2, 1/2 हो गया। और ये इसका कह रहा है विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग बच्चे वाले हैं, तो इसका 2/3 भाग बच्चे वाले हैं, तो बिना बच्चा वाला क्या हो जाएगा 1/2, 2/3 भाग तो बच्चा वाला था तो 1/3 बचा, तो 1/3 भाग बिना बच्चा वाला रहेगा। निसंतान कितना भाग है, निसंतान मतलब जिसके पास बच्चा नहीं, तो जिसका पहले शादी ही नहीं हो तो उसके पास तो बच्चा होगा ही नहीं, और जिसके पास शादी हुआ है लेकिन बच्चा नहीं है तो ये हो जाएगा निसंतान, क्योंकि इसका तो शादी ही नहीं हुआ तो बच्चा नहीं है। और ये हो जाएगा जिसके पास बच्चा नहीं है, और इधर से हो जाएगा फीमेल मेल में ये तो हम सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो इसको सबसे पहले होगा तो ये 1/6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा यानी 1/9 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, और इसको करेंगे तो ये कट गया 2 बार में, तो ये भी हो जाएगा 1/6। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 18 हो जाएगा, और ये 3 + 2 + 3 + 3, तो ये जगह 3 × 6 3 × 9 2 11, यानी 11/18, यानी 11/18 भाग क्या है जिसके पास बच्चे नहीं हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शेख ने 55 किताबें की दुकान से इतना रुपये में कुल 60 किताब दूसरी दुकान से इतना रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की। तो औसत यानी कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल नंबर, टोटल स्पेंट या मतलब टोटल जो भी है उसका बटा टोटल नंबर। तो टोटल स्पेंट कितना हो जाएगा, एक दुकान पे इतना खर्च किया और दूसरे दुकान पे इतना, तो टोटल स्पेंट हो जाएगा 1020 + 1280 और डिवाइड बाई किताब नंबर ऑफ बुक कितना लिया टोटल 55 बुक और प्लस 60 बुक, 55 + 60। देखो ये टोटल स्पेंड मनी स्पेंड हो जाएगा और ये टोटल नंबर ऑफ बुक हो जाएगा, ऐसा ही एवरेज निकलता है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 2 10 0 2 1 3 और 1 डिवाइड बाई 0 सॉरी 5 और 6 5 11
सॉरी सॉरी सॉरी, एक एक दो हो जाएगा ना। हाँ, 6×5 = 11। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और एक ये 0 बचा, यानी कि हो जाएगा 20। यानी कि औसत कीमत कितना हो जाएगा? 20। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत सम संख्या, अगर मान लीजिए पहली सम x है तो क्या हो जाएगा? सेकंड x/2 हो जाएगा और थर्ड x/4 होगा और फोर्थ क्या हो जाएगा? x/6 हो जाएगा। तो औसत जब भी होता है ना तो बीच वाला होता है। तो बीच में देखो ये तो 4 अंक है, तो यानी कि ये दोनों के बीच में कोई होगा, यानी कि ये दोनों के बीच में होगा तो 27 क्या हो जाएगा? ये दोनों के बीच में हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 क्या होगा? ये दोनों के बीच में हो जाएगा और ये एक पहले और एक ये पहले, यानी कि ये हो जाएगा क्या? 26 और ये हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। तो ये एवरेज का मतलब ही होता है कि बीच बीच में। तो देखो ये इसमें कितना है? सम है ना, तो बीच में तो कहीं यहीं पे आएगा ना। 4 का अगर बीच में निकालेंगे तो कहाँ? 2 के बाद और 3 के पहले आएगा। तो ये दोनों का बीच बीच में आएगा, क्योंकि ये जो सम है यानी कि जो डी है वो कॉमन है, तो इसलिए बीच में आएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 होगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? देखो वर्तमान आयु दिया हुआ है और ये 4 वर्ष के बाद होगा और ये 6 वर्ष के बाद होगा। तो ये ऑप्शन से करना सबसे ज़्यादा सटीक रहता है, ठीक, और आसानी से बन भी जाता है। तो अगर हम इसको ऑप्शन से लेकर चले तो वर्तमान आयु मान लीजिए कुछ भी है, लेकिन अगर 4 साल के बाद हो तो एक आयु क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा। एवरेज मतलब रेशियो कैसे निकालता है? मल्टीपल के फॉर्म ही निकालता है। और बी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि 4 जोड़ने पर, क्योंकि 4 साल बाद है ना, तो अब वर्तमान आयु मान लीजिए उसका, अगर मान लीजिए वर्तमान आयु 16 है तो 4 साल बाद उसका 20 हो जाएगा। तो ये 4 साल का रेशियो, 4 साल बाद का रेशियो दिया है, तो 4 साल बाद तो कटना चाहिए ना। यानी कि अगर हम 4 जोड़ें तो कितना हो जाए? 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 5 से कटना चाहिए। तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 5 से कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 19, तो ये नहीं कटेगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 22, ये नहीं कटेगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 18, यानी ये भी नहीं कटेगा। यानी कि ये ऑप्शन, यही ऑप्शन होगा। अब इसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि अगर हम 4 जोड़ें तो 7 से भी कटना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको 4 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 7 28। और अगर 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो हम 6 भी जोड़ेंगे तो 11 से कटना चाहिए। अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 6 22, यानी कि 16 6 22, 22 भी 11 से कटेगा। और 6 जोड़ेंगे तो 30 और 30 15 से भी कटेगा। यानी कि यही सब पे सटीक बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की आय की 10% कमी कर दी जाती है। तो मान लीजिए रोहन की आयु पहले से 100 थी, अब उसको 10% कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो उसकी पूर्व आय के स्तर पर लाने हेतु नई आय से कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो पूर्व लाना है तो 10 बढ़ाना होगा, क्योंकि 90 है, 100 लाना है। पूर्व यही था ना, ये स्टार्टिंग में था, ये बाद में 10% की कमी करके हुआ। अब 10 बढ़ाना है और उसके पास है कितना? 90। तो 90 10 कितना % होगा 90 का? इस तरह से निकालते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 100/90, यानी 11/1/9, 9 में 11 99 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्माता को एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया गया था। जैसे उसका मार्क प्राइस कितना है? 50 रुपया। यदि उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया गया, तो 20% का बट्टा देगा तो 50 का 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20 होता था, 50 का 20% 10, तो 10, यानी कि डिस्काउंट कितना दे दिया? 10 रुपया। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? डिस्काउंट को घटाएंगे तो यानी कि 40 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। 20% बट्टा देकर बेच दिया गया। यदि उसे 25% लाभ हो, 25% लाभ का मतलब क्या होता है कि अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 125, यानी कि 125, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? जैसे 25% लाभ, तो अगर उसका हम सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपया है,
तो एस पी कितना होता है 125 होता है। तो फिर 125 का वैल्यू कितना दे दिया है 60 40 सॉरी 125 का वैल्यू दिया है 40 सेलिंग प्राइस। तो पूछ रहा है कि क्रैमुल कितना था, क्रैमुल यानी कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 का वैल्यू कैसे निकलेगा 40/125 गुना 100, 25 पचे 25 से 25 चौ 100 और 8 पचे 40, 8 पचे 40 यानी कि 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। यानी कि उसका क्रैमुल कितना था 100 क्या होता है क्रैमुल होता है। तो इसका क्रैमुल कितना था 32 रुपया, ये हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी उस काल को कितने दिन में पूरा करें। अच्छा, तो ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर किसी काम को उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है 20, तो 20 का एलसीएम लेंगे। तो 20 दूना 40, 20 दिया 60, हाँ तो 60 तीनों से कट जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा उसका 60, 12 पचे 60, 15 चौ 60, 20 दिया 60। ये क्या होता है, ये होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इफिशियंसी का मतलब होता है जैसे आदमी कितना काम कर सकता है उसी को इफिशियंसी कहते हैं। तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी ये किसका ए प्लस बी मिलाकर एफिशिएंसी है। तो अगर हम एफिशिएंसी को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी और प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 4 9 3 12, यानी कि उसका एफिशिएंसी कितना आ गया 12। लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ए 2 बार आ रहा है यानी कि 2। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ए 2 बार आ रहा है तो एक हो जाएगा ए, फिर बी भी दो बार आ रहा है तो बी, और सी भी 2 बार आ रहा है तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ए बी और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, देखो 2 ए बी सी का इफिशियंसी 12 है तो ए बी सी का इफिशियंसी 6 हो जाएगा। तो अब देखो अब कह रहा है कि उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं ए बी और सी मिलकर। तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 6, टोटल काम कितना हो गया 60। तो कितना दिन लगेगा 60/6 10 दिन। तो ये 10 दिन आंसर हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, हालांकि 1-2 क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था, बाकी तो सारा क्वेश्चन नॉर्मल था। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बिहार एससीसी में भी आ जाए, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार एसएससी भी बिहार का एग्ज़ाम को फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं सॉल्यूशन करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बोलिएगा। और अगर ये मेरा पहला वीडियो टाइप का है तो मतलब बहुत जैसे बोलने में दिक्कत हो रहा है या मतलब और भी कुछ है, बट आप बताइएगा कि हाँ आप ये सुधारिए। और किसी वीडियो पे डिटेल में अगर चाहिए वीडियो कि हाँ ये वीडियो पे डिटेल में बताइए तो डिटेल में भी आप कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे। ओके, थैंक यू।